ये तकला का वजह से और चाय वजह से। ये चाय वाला और तकला, खुदा कसम उसको बाहर करो लोग ना, तुम्हारा इंडिया वापस आएगा। इंडिया बहुत अच्छा चीज है, हम लोग बहुत प्यार है इंडिया से, कसम खाते पूरा अरब लोग प्यार है इंडिया से, हम लोग दिल से प्यार करते हैं इंडिया से। लेकिन तुम लोग ये चाय वाला लाया और ये तकला लाया ना, ये तुम लोग को बर्बाद भी किया और कुछ नहीं दिया, सब सिर्फ ओनली बर्बादी। तुम लोग क्यों ऐसा है यार? बदली करो कसम से, तुम्हारा इंडिया ग्रेट है। तुम लोग क्यों ऐसा करते? चाय वाला का वजह से या ये तकला का वजह से पूरा इंडिया को बर्बाद किया है। मुसलमान इंडिया कब तक चलेगा ये यार? दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। खाड़ी देशों के साथ भारत के इस समय जिस प्रकार के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं, जो नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान के बाद खड़ा हुआ है जो पूरा मामला, उसको लेकर भारत ही नहीं अरब के देशों में भी जो वहाँ के शेख हैं वो भी परेशान हैं। और वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आज का नहीं है, खाड़ी देशों का और भारत का। ये है सन 2000 ईसा पूर्व से भारत की सभ्यता ने जब कहते हैं कि जन्म लिया, दिलवंत सभ्यता थी, तब से व्यापारिक जुड़ाव रहा है। तो इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी भारत का बड़ा जुड़ाव रहा है खाड़ी देशों के साथ में व्यापारिक तौर पर। और सन 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो ये राजनयिक और जो कल्चरल संबंध हैं ये बहुत और अहम हो जाते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया और पाकिस्तान जो है उस तर्ज पर भारत के अंदर इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। और अरब के अंदर ही माना जाता है कि पैगंबर साहब का जन्म हुआ और वहीं पर मक्का मदीना दो पवित्र स्थल हैं मुसलमानों के, जिनके दर्शन के लिए मुसलमान जाया करते हैं। तो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद भारत का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर भारत के मुसलमान वहां पहुंचते हैं। इस लिहाज से भी यहाँ के और वहाँ के संबंध बहुत अच्छे चले आ रहे हैं। साथ ही हम लोगों के जो मैंने आपको बताया व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं, और ये अब से नहीं, ये दिलमन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर ये शेख साहब का एक वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है, ये इसमें कहते हुए और परेशान नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने अमित शाह और मोदी जी को क्यों चुन लिया। इनके कारण आज हमारे और आपके संबंधों में बड़ी खटास आ रही है। क्यों आप करते रहते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो साफ कह रहे हैं कि इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये अपना खाएंगे पिएंगे सब करेंगे, लेकिन ये जो तनाव है ये आपके और हमारे मतलब आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कितने लोग भारत के इस समय यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और ओमान में रहते हैं। मतलब सिर्फ अगर मैं बात करूं तो खाड़ी देशों में 5 देश ही ऐसे हैं जिनमें जाने कितने हमारे भारतीय रह रहे हैं। और इनकी अगर मैं आपको इस डिटेल को बता देता हूं कि कितने लोग हमारे यहाँ पर हैं। देखिए, करीब करीब जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसमें यूएई में रहते हैं 35 लाख लोग यूएई में रहते हैं हमारे, और सऊदी अरब में 30 लाख, कुवैत में 10 लाख, ओमान में 7.8 लाख, कतर में 7.4 लाख, बहरीन में 3.2 लाख, तो जॉर्डन में 2.1 लाख, इराक में 1.8 लाख, लेबनान में 90,000। मतलब इतने लोग यहाँ पर हमारे लोग वहाँ पर जॉब पाते हैं और वहाँ पर इस समय स्टे कर रहे हैं। इसलिए हमारे संबंध काफ़ी अच्छे चले आ रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। और खाड़ी देशों में सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के अंदर जो विदेशी मुद्रा भंडारण है जिससे कि हम दूसरी चीज़ें आयात कर पाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों से ही 53% हम विदेशी मुद्रा भंडारण कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इतना एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारे पास कुल रकम आती है साल भर की, उसमें हमारा 53% हिस्सा सिर्फ 5 अरब देशों से ही पूरा हो जाता है, जिसमें मैं आपको बता दूं यूएई से हमारा 26.9%, मतलब सबसे ज़्यादा जो व्यापार हम करते हैं वो करते हैं सऊदी अरब अमीरात के साथ, जहां पर हमारे 35 लाख लोग रहते हैं। वहीं पे दूसरे नंबर पर हम करते हैं सऊदी अरब के साथ, यूएई मीन्स संयुक्त अरब अमीरात। अब सऊदी अरब के साथ 11.6% का व्यापार होता है।
अब आप सोच के चलिए कि इतना बड़ा व्यापार कतर से 6.5%, तो कुवैत से 5.5% और ओमान से 3.0%, मतलब कि टोटल 53% जो विदेशी मुद्रा भंडारण है वो हम एक्सपोर्ट करके सिर्फ इन 5 खाड़ी देशों से ही भर लेते हैं। तो हमारे लिए कितने ये देश अहम हो जाते हैं, ये सोचते ही बनता है। तो वहीं मैं लिए चलता हूं आपको कि हम किसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं हम 2.24 लाख करोड़ का यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात को। तो वहीं पर दूसरे नंबर पर हम करते हैं फिर सऊदी अरब को 48,000 करोड़ का। इसके बाद हम ओमान को 17,000 करोड़ करते हैं। तो वहीं पर इराक को 14,000 करोड़ करते हैं और कुवैत को 10,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस लिहाज से 53% जो हमारी विदेशी मुद्रा है वो इन्हीं के साथ पूरी हो जाती है। वहीं पर अगर हम इसके अलावा और सब बातें करें तो 60% हमारी गैस से लेकर पेट्रोल की तेल की डिपेंडेंसी, मतलब निर्भरता खाड़ी देशों पर है। और खाड़ी देशों के साथ हमारे जो अच्छे संबंध रहे हैं उसी के चलते हमें आज तक डीजल और पेट्रोल कम दामों पर मिला है। लेकिन हाल ही के दिनों में ज्ञान व्यापी पे जिस तरीके से ज्ञान मिला लोगों को, जो मस्जिद मंदिर का मुद्दा उठा, इन सब को लेकर, क्योंकि देखिए पैगंबर साहब को लेकर हर मुस्लिम के मन में आस्था है। हर इस्लाम, जो भी इस्लाम जानता है, ये इस्लामिक व्यक्ति है जो मुसलमान है, वो पैगंबर साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करता। और वो कहीं भी रह रहा हो मुसलमान है और उसकी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर पाता। इसीलिए आज सारे के सारे जो ओआईसी बना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, मतलब कि इस्लामिक सहयोगी संगठन, ये इसीलिए बना है कि मुसलमानों के हितों का संरक्षण किया जा सके। और ऐसा नहीं है कि इसमें वो भारत को एक पर्यवेक्षक के रूप में रखना चाहता था, क्योंकि इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, इसलिए भारत की भूमिका एक पर्यवेक्षक के रूप में रखना चाहता था। लेकिन क्या किस कारण से उस वक्त इसको मना किया गया है? उस समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती थी जिन्होंने शायद उस समय ना कर दिया था। लेकिन जो ओआईसी है वो चाहता था, अगर आज ओआईसी के साथ पर्यवेक्षक के रूप में भारत की भूमिका होती तो शायद हमारे संबंध और ज़्यादा मजबूत हो सकते थे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि सारा का सारा आपकी डिपेंडेंसी जब आपकी खाड़ी देशों के साथ है तो संबंध अच्छे रखने ही होंगे। पहले भी चले आ रहे हैं, मैंने बता दिया आपको, दिलमन सभ्यता हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता हो, 2000 ईसा पूर्व से ही खाड़ी देशों के साथ इस तरफ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं व्यापारिक तौर पर। और व्यापारिक तौर पर ही बाहर सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। आज अमेरिका हो, चाइना हो, ये अपनी इकोनॉमी की दम पर अपनी सत्ता चलाते हैं, ना कि धर्म के दम पर। और आज इस इकोनॉमी के दम पर ही पूरे विश्व में अपनी हुकार भरते हैं, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो या फिर चीन हो। हम इन सारे देशों का उदाहरण तभी ले सकते हैं जब हम महंगाई, बेरोजगारी और हमारे देश के लोगों को आर्थिक स्थिति में उन्नत करा दें, शिक्षित करा दें और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दें। तब जाकर हम एक इकोनॉमिकल पावर कंट्रीज बन सकते हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं। अन्यथा खाली हम बातों से विश्व गुरु बन जाएं, वो ठीक नहीं होगा। अब यहां पर ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 60% जो आपूर्ति है वो पूरी की पूरी इन गल्फ कंट्रीज से होती है। अब आप ये इस प्रकार की बयानबाजी करके, क्योंकि देखिए कि नफरत और विकास एक साथ नहीं चलता। आपको विकास करना है तो आप देश के विकास का सोचिए, क्योंकि गुजरात मॉडल को दिखाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। लोगों को विकास का मॉडल दिखाया था, ना कि हिंदू मुस्लिम की डिबेट लगाई थी। और उसी को देखकर युवाओं ने हो या जितने भी लोग हों, उन्होंने वोट दिए थे और इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ सोचा था कि शायद अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत हुआ। हम 45 साल के सबसे ऐतिहासिक गरीबी स्तर पर पहुंच गए। तो 45 साल की हम भुखमरी के स्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने। मतलब हम आज हर स्थिति पर 45 साल के जीडीपी के सबसे निचले पायदान पर पड़े हैं। विदेशी मुद्रा भंडारण तेजी से कम हो रहा है। तो आज हम हर क्षेत्र में मुंह की खा रहे हैं और इतिहास में पहली बार भारत माफी मांग रहा है। यह पहली बार है और यह पहली बार भी भाजपा के शासनकाल में है।
किसानों के बिल को लेकर भी यही हुआ। तो देखिए, उन्हीं किसानों को जिनको आतंकवादी कहा, जिन पर पानी की बौछार मारी, कीलें लगाई, जिन्हें अपमानित किया और उनसे बाद में माफी भी मांगी गई। मतलब आखिरी में उन्हें किसान भी माना गया। लेकिन इससे पहले पूरा गोदी मीडिया उनको लताड़ लगाने पे लगा था। तो किस तरीके से प्रोपेगेंडा राजनीति इस वक्त देश में हावी है, जहां पर मुख्य मुद्दे हमारे छुपा दिए जा रहे हैं। और इसको लेकर जब मुख्य मुद्दे छुपा दिए जाते हैं और जब संबंध खराब होते हैं, तो इमोशनल टच जो हमारा है आपसी, उसमें हमें भी दर्द होता है। आज हम हमारे पड़ोसी के साथ रहते हैं, अगर उससे हमारे संबंध खराब होंगे तो क्योंकि समय पर पड़ोसी ही काम आता है, रिश्तेदार बाद में आते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र में अपने पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, चाहे वो पड़ोसी देश हो या पाप का पड़ोसी हो। किसी भी प्रकार से आप देश को एक घर के रूप में उठाकर देख सकते हो और उसको चलाने के लिए अर्थव्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। उस अर्थव्यवस्था के लिए आपको संबंध अच्छे ही रखने होंगे। खैर, जिस तरीके से शेख साहब का वीडियो वायरल हो रहा है, ये यहाँ पर स्पष्ट अपने इमोशनल टच को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको दुख और आहत हो रहा है कि हमारे और उनके बीच के संबंधों में दरार पड़ रही है। अभी तक भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम की दरार थी, लेकिन अब देशों के साथ जो दरार हो रही है वो गलत है। और लोगों को जानकारी ना हो, मैं बता दूं, जो कतर एयरवेज का बायकॉट कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि भारत के अंदर ही जो हमारे मुंबई और एक और एयरपोर्ट है, 2-3 एयरपोर्टों पर उन लोगों की 40 से 50% हिस्सेदारी है कतर एयरवेज की। और कतर एयरवेज ही वो है जिसने सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे थे भारत को, तो अपने एयरलिफ्ट द्वारा। तो कतर एयरवेज कोई 2 टके का एयरवेज नहीं है, बड़ा एयरवेज है और उससे टक्कर लेना आसान नहीं है भारत के लिए। इस वक्त जिस मौजूदा दौर में भारत अपनी सारी सरकारी कंपनियां बेच रहा हो, मतलब आप सोच सकते हैं औने पौने दाम में, वहां पर आप कतर एयरवेज से क्या कॉम्पिटिट कर पाएंगे। खैर, ये सब बातों में बने रहिए, लेकिन जरूरी है आपकी आर्थिक उन्नति। आपकी आर्थिक स्थिति जब तक मजबूत नहीं होगी और शैक्षणिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक आप आपस में यूं ही लड़ा दिए जाएंगे। जिस वक्त आप शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति मतलब इकोनॉमिकल पावरफुल हो जाएंगे, फिर आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बने रहिए हमारे साथ। मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे थे वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।